अब आप डायग्राम देख सकते हैं मोटर। यहाँ पे स्पष्ट आपको दो डायग्राम बताए गए कि जो प्रथम अर्ध चक्र होता है उसकी कंडीशन ए बी सी डी ये होती है, और जो द्वितीय अर्ध चक्र होता है उसकी कंडीशन डी सी बी ए ये होती है। इसमें दोनों ही डायग्रामों की आवश्यकता होती है। तो चूँकि परिभाषा हमें किसकी देखनी है, परिभाषा हम देखेंगे विद्युत मोटर की। परिभाषा किसकी देखेंगे? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर की परिभाषा क्या होती है? क्या होती है? विद्युत मोटर माने वह यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत मोटर कहते हैं। और इसका जो सिद्धांत होता है, कार्य सिद्धांत, चल कुंडल धारा मापी के समान विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। इसकी लाइन अलग रहेगी। डायनेमो में था आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण की क्रिया के ऊपर, क्योंकि वहाँ धारा भेज नहीं रहे थे, प्राप्त कर रहे थे, तो प्रेरित हो रही थी। अब यहाँ पे धारा को भेजना है और उससे हमें यांत्रिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करना है। तो जो विद्युत मोटर जो आपका होता है, विद्युत मोटर का जो कार्य सिद्धांत होता है, ये चल कुंडल धारा मापी के कार्य सिद्धांत पर आधारित होता है। चल कुंडल धारा मापी हम पढ़ेंगे एक चैप्टर में, तो उसमें जैसे विद्युत मोटर वाला पूरा पोर्शन है, ऐसे ही चल कुंडल धारा मापी वाला पोर्शन है, तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पे अपन उसको देखेंगे। तो विद्युत मोटर का जो कार्य सिद्धांत होता है, ये किसके ऊपर डिपेंडेबल होता है? चल कुंडल धारा मापी के सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है। अब चल कुंडल धारा मापी जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें एक फॉर्मूला मिलता है, टाउ मैक्स बराबर NIAB ऐसा निकलता है। वो हम देखेंगे। N यानी कुंडली में फेरों की संख्या हो जाएगी, I यानी उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, A यानी क्या हो जाएगा? कुंडली का क्षेत्रफल, और B यानी क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो बल आघूर्ण को हम टाउ से शो करते हैं। तो चल कुंडल धारा मापी का जो सिद्धांत होता है, वहाँ पे एक सूत्र का उपयोग किया जाएगा, टाउ मैक्स बराबर NIAB। इस फॉर्मूले को हमें याद होना चाहिए। और संकेत हम आपको बता रहे हैं कि जो आपका N है, ये फेरों की संख्या को शो करेगा, किसमें? कुंडली में। और I यानी उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, A यानी क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल, और B यानी क्या हो जाएगा? जो क्षेत्र उत्पन्न होगा वो क्षेत्र हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें फिर से क्या देखने हैं? इसके घूमने की जो दर होती है, फिर किसके ऊपर डिपेंड होती है? माने अधिकतम कब यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होगी, अधिकतम कब घूमेगी? अधिकतम घूमेगी माने बलयुग्म का आघूर्ण, और बलयुग्म का आघूर्ण माने टाउ। ये चार चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो शर्तें चार हो जाएंगी। एक तो पहली शर्त क्या हो गई? कुंडली में फेरों की संख्या पर। दूसरी क्या हो गई? उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, माने आप कितनी धारा को उसमें भेज रहे हैं। अब जितनी ज़्यादा भेजेंगे तो उतनी ज़्यादा उसमें यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होगी, यानी उतनी ज़्यादा विद्युत मोटर घूमेगी। और दूसरा क्या हो गया आपका? A यानी उसका क्षेत्रफल, और कुंडली का क्षेत्रफल, और B यानी जो क्षेत्र होगा वो क्षेत्र यहाँ पे ले लिया जाएगा। अब फिर से हमें यहाँ पे देखना है इसके चार भाग। माने डायग्राम हमारा बना हुआ है, दो कंडीशनें होती हैं, पहली स्थिति में ABCD और दूसरी में DCBA। अब चूँकि यहाँ पे हमें देखना क्या होता है, पहले हम देखते हैं रचना के भाग। रचना के कितने भाग होते हैं? चार भाग। पहला भाग क्षेत्र चुंबक NS, तो इसमें शक्तिशाली नल चुंबक NS होता है, जिसके ध्रुवखंड अवतलाकार कटे होते हैं, और इनके मध्य माने ध्रुव खंडों के मध्य, इनके मध्य जो कुंडली होती है ये स्वतंत्रता पूर्वक घूमती रहती है। सेम परिभाषा है। दूसरी परिभाषा देखेंगे, दूसरी क्या होती है? कुंडली या आर्मेचर ABCD। तो नरम लोहे के फ्रेम पर तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेटकर बनाई गई आयताकार कुंडली या आर्मेचर ABCD होता है, जो सर्पी वलय को स्पर्श करता रहता हो, सर्पी वलय के साथ घूमता रहता है। इसके बाद तीसरा जो भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? सर्पी वलय S1 S2। यहाँ पे सर्पी वलय को हम S1 और S2 से शो कर रहे हैं। सर्पी वलय S1 S2, तो इसमें हम लिखेंगे सर्पी वलय जो हैं ये हमारे कैसे हैं? दिक् परिवर्तक वाले, माने बीच से जब हम एक वलय को काट देते हैं तो हमें विभक्त वलय दिक् परिवर्तक प्राप्त होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे धातु या तांबे के सर्पी वलय S1 S2 होते हैं, जो कुंडली ABCD के साथ घूमते रहते हैं। और चौथे बिंदु में अपना क्या होता है? कार्बन का ब्रश B1 और कार्बन का ब्रश B2। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा?
इसमें आपका हो जाएगा कार्बन के ब्रश B1 और B2 होते हैं जो सर्पी बलय S1 और S2 को स्पर्श करते रहते हैं, लगभग डीसी जनत्र के सेम। माने जो डीसी जनत्र के जो रचना के जो भाग देखे अपन ने वही उठा के यहाँ पे पटक दिए, चारों के चारों सेम है। ठीक है, केवल एक ही बार परिभाषा सीखनी होती है, वो डीसी एसी में थोड़ी सी चेंजिंग होती है। अब हमें यहाँ पर इसका क्या देखना है, कार्य करने का तरीका देखना है। कार्य करने का तरीका यानी क्या हो जाएगी, कार्य विधि हो जाएगी। कार्य विधि यानी क्रिया विधि, किस प्रकार से क्रिया होती है। पहला हमारा डायग्राम ये है और दूसरा डायग्राम ये है। पहले हम समझेंगे पहले वाले डायग्राम में, पहला चित्र ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम भाषा को समझेंगे। संकेत सभी आपको मालूम है कि कहाँ पर क्या बना हुआ है। ये अपनी क्षेत्र चुंबक अपना NS हो गया, ये कुंडली ABCD हो गई, और ये आपके घूमने के लिए ये आपके बल आघूर्ण जो उत्पन्न होगा उसके लिए यहाँ पे बताया गया, भाषा में भी बताया जाएगा। ये आपका B1 B2 ब्रश, S1 S2 सर्पी बल, ये बैटरी और ये आपकी कुंजी लगी हुई है। ये धारा का प्रवाह हो रहा है, ये धारा जा रही है, देखो ये जा रही है, ये जा रही है, ये आ गई धारा B2 से आ रही है B1 की ओर। अब हम देखेंगे यहाँ पर इसकी क्रिया विधि। जब कुंडली ABCD, माने हम सीधा कहेंगे जब कुंडली ABCD में धारा प्रवाहित की जाती है, या फिर जब कुंडली में धारा की दिशा क्या होती है, ABCD होती है। ये जो चिन्ह लगा दिखाई दे रहा है, ये किसके लिए लगा है, धारा के लिए लगा है। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि जब कुंडली में धारा की दिशा क्या होती है, ABCD होती है। स्पष्ट दिखाई दे रही है कि ये धारा हमारी जा रही है, पहले A पर पहुंची, फिर B पर, फिर C पर और फिर D पर। तो जब कुंडली में धारा की दिशा क्या होती है, ABCD होती है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर नियम लगता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार भुजा AB ये है, भुजा CD ये है। कुंडली की दो भुजाएं हो गई, एक भुजा क्या हो गई, भुजा AB, और एक भुजा क्या हो गई, भुजा CD। कब, जब कुंडली में धारा की दिशा ABCD होती है, तो फ्लेमिंग के कौन से नियम के अनुसार, बाएं नियम के अनुसार। दाएं में तो वो है अपना रजनी मध्य वाला। तो यहाँ पे आप देखेंगे बाएं नियम के अनुसार जो भुजा AB होती है, भुजा AB पर कागज के तल के लंबवत, ये लंबवत है, चित्र में शो नहीं हो रहा है, लेकिन भुजा जो AB है, भुजा AB पर कागज के तल के लंबवत, ये F दिखाई दे रहा है, ये आपका कैसा है, भुजा AB पर कागज के तल के लंबवत। कहाँ पे लगता है बल, नीचे की ओर। अंकित दिखाई दे रहा है, तीर का चिन्ह कहाँ पे लगा हुआ है, नीचे की ओर लगता है। तथा भुजा CD पर कागज के तल के लंबवत बल कहाँ पे लगता है, ऊपर की ओर। बल बराबर है परिमाण में, लेकिन दिशाएं कैसी हैं, विपरीत हैं। और जब दिशाएं विपरीत होती हैं तो किसका निर्माण होता है, बल युग्म के आघूर्ण का निर्माण होता है। साइकिल को मोड़ते हैं, एक हाथ अंदर एक हाथ बाहर, विपरीत जा रहा है। पेन का ढक्कन खोला, विपरीत ले जाते हैं, एक हाथ को इधर एक हाथ को इधर, विपरीत ले जाते हैं। वो आपके बल युग्म के आघूर्ण के एग्जाम्पल होते हैं। तो यहाँ पर जो बल लग रहे हैं, भुजा AB पर कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर लगता है, और भुजा CD पर कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर लगता है। ये बल होते तो परिमाण में बराबर होते हैं, लेकिन इनकी जो दिशाएं होती हैं, ये दिशाएं कैसी हो जाती हैं, विपरीत हो जाती हैं। और दिशाएं विपरीत होने के कारण ही यहाँ पर बल युग्म के आघूर्ण का क्या होता है, निर्माण होता है। जिसके कारण, माने किसके कारण, बल युग्म के आघूर्ण के कारण, जिसके कारण जो कुंडली होती है, ये कुंडली हमारी वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। वामावर्त दिशा, देखो ऐसा लगा है तीर का चिन्ह, ये तीर का चिन्ह कह रहा है कि ये जो कुंडली है ये किस दिशा में घूम रही है, वामावर्त दिशा में। और यदि तीर का चिन्ह ऐसा लग जाता तो दक्षिणावर्त दिशा हो जाती। तो जो कुंडली होती है वो हमारी वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। ठीक है। अब जब कुंडली ऊर्ध्व तल में होती है तो बल युग्म, ऊर्ध्व तल यानी वही होता है, ये आपकी स्थिति है। इसमें जो बल युग्म रहेगा, बल युग्म का एक बार जो मान रहेगा, ये बल युग्म का जब ऊर्ध्व तल में रहेगी, ऊर्ध्व तल में रहेगी माने लंबवत रहेगी। घुमा दिया भाषा में, ऊर्ध्व तल माने लंबवत में रहेगी। तो यहाँ पे जो धारा का जो मान है, धारा का मान कैसा हो जाएगा, 0। ठीक है, हो गया। अब आ जाओ इधर,
दूसरे वाले डायग्राम में जब कुंडली में धारा की दिशा क्या होती है, DCBA होती है, क्या होती है, DCBA होती है, तो जिससे कुंडली पर पुनः बल माने फिर से वही क्रिया होगी, DCBA होगी। तो जो भुजा सीढ़ी है, भुजा सीढ़ी पर कागज के तल के लंबवत बल नीचे की ओर लगता है और भुजा AB पर कागज के तल के लंबवत बल ऊपर की ओर लगता है। ये बल परिमाण में तो बराबर होता है लेकिन दिशाओं में कैसा होता है, विपरीत होता है। इसके कारण एक बल युग्म के आघूर्ण का निर्माण होता है और इस बल युग्म के आघूर्ण के कारण कुंडली घूमने लगती है। किसके कारण घूमती है कुंडली, बल युग्म के आघूर्ण के कारण कुंडली घूमने लगती है। अब जैसे ही घूमती है तो कुंडली फिर से हमारी वामावर्त घूम जाती है, आधी पहले घूम गई थी, आधी फिर घूम जाएगी। तो जो कुंडली होती है फिर से हमारी कैसे हो जाती है, वामावर्त कुंडली हमारी घूम जाती है। माने अतः कुंडली चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच लगातार, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्रिया चलती रहेगी और जो चुंबक के जो ध्रुव खंड हैं उन ध्रुव खंडों के मध्य कुंडली लगातार स्वतंत्रता पूर्वक घूमती रहती है। किसके कारण घूम रही है, बल युग्म के आघूर्ण के कारण घूम रही है। ये आपको याद रखना है, बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। ये बराबर और विपरीत दिशा में जो बल कार्य कर रहे हैं इसके कारण बल युग्म का आघूर्ण होता है उत्पन्न। और बल युग्म के आघूर्ण चूंकि विद्युत धारा को भेजेंगे तो वहाँ पर वो बल युग्म का आघूर्ण उस क्षेत्र का विरोध करेगा, जिस विरोध के कारण जो कुंडली होती है वो घूमने लगती है। तो सीधा बता दिया कि बल युग्म के आघूर्ण के कारण जो कुंडली होती है ये घूमने लगती है और ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। और जो आपकी विद्युत ऊर्जा होती है ये यांत्रिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती रहती है। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो पानी निकालने वाले पंपों, जैसे अपने कूलर को देखा जाए, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मिक्सी, इन सभी में, और ट्रेन को चलाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। पानी की बोरिंग में जो मशीन होती है, पानी की बोरिंग की जो मशीन होती है, मशीन की बात कर रहे हैं, पानी की बोरिंग की जो मशीन होती है उसमें सबसे पहले जो पाइप लगा होता है उसको हम साइंस में बर्मा कहते हैं। बर्मा जो घूमता है, जो पत्थर को पहले से फोड़ना स्टार्ट करता है, उस बर्मा को चलाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा ये आपका क्या था, विद्युत